हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा, प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा है, कौन सा चल रहा है बेटा? प्लांट श्वसन, प्लांट रेस्पायरेशन। तो इसमें बेटा आज अपन एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत की। और बेटा थोड़ा सा बड़ा है, मुझे मिटाना भी पड़ेगा, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सुनें। केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत। केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या करनी है। पीटर मिशेल ने फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में, वैज्ञानिक का नाम क्या बोला? पीटर मिशेल, याद रखना पड़ेगा, ने फास्फोरिलीकरण की क्रिया में पीटर मिशेल ने फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में एटीपी अणुओं के संश्लेषण में, एटीपी अणुओं के संश्लेषण, एटीपी अणुओं के संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रियाविधि को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रियाविधि को केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत, केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत द्वारा समझाया। ठीक बेटा, आगे चलिए। इस सिद्धांत के अनुसार धनावेशित प्रोटॉन और बेटा धनावेशित प्रोटॉन को अपन क्या बोल सकते हैं? H+। धनावेशित प्रोटॉन का माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक एवं जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक व जीवाणु झिल्लियों के आर पार गमन श्वसन प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त, श्वसन प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों द्वारा श्वसन व प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों द्वारा होने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है बेटा।
इस प्रवाह के कारण झिल्ली के दोनों ओर इस प्रवाह के कारण झिल्ली के दोनों ओर एक वैद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता वैद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। आगे चलिए, इसी में जिसके दो मुख्य घटक होते हैं। अभी बेटा दोबारा बताऊंगा, ये प्रश्न पेपरों में आता रहता है। दो मुख्य घटक होते हैं, झिल्ली के दोनों ओर pH में अंतर, पहला घटक। झिल्ली के दोनों ओर pH में अंतर, ठीक है ना। और दूसरा घटक झिल्ली के दोनों ओर वैद्युत विभव में अंतर, वैद्युत विभव में अंतर। अब बेटा एक बार आप यहाँ तक का पूरा ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखें। सबसे पहली बात तो आप ये सुनो कि जिस प्रश्न के बारे में पढ़ रहे हैं ये प्लांट रेस्पायरेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछा जाएगा कि केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आपको इस सिद्धांत के बारे में जितना आज बताया जाएगा वो पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। तो एक बार ध्यानपूर्वक सुन लें। पीटर मिशेल वैज्ञानिक का नाम है। पीटर मिशेल ने फास्फोरिलीकरण की क्रिया में एटीपी अणुओं के संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रियाविधि को केमी ऑस्मोटिक सिद्धांत के द्वारा समझाया। ठीक है। अब सिद्धांत शुरू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार धनावेशित प्रोटॉन का माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक व जीवाणु झिल्लियों के आर पार गमन, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों द्वारा होने वाले इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह द्वारा नियंत्रित होता है। इस प्रवाह के कारण झिल्ली के दोनों ओर एक वैद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और इस वैद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता के दो प्रमुख घटक होते हैं। और बेटा वो दोनों के दोनों घटक आपके सामने मैं बोर्ड पे लिख चुका हूँ। एक तो क्या है, झिल्ली के दोनों ओर pH में अंतर, और दूसरा घटक क्या है, झिल्ली के दोनों ओर विद्युत विभव में अंतर। ठीक है बेटा, आगे चलिए इसी में, ठीक है ना। देखिए बेटा आगे, उपरोक्त दोनों घटक परस्पर मिलकर, उपरोक्त दोनों घटक, कौन कौन से दोनों घटक बेटा, जो अभी हाल मैंने लिखे हैं। एक तो है झिल्ली के दोनों ओर pH में अंतर, और दूसरा घटक कौन सा है, झिल्ली के दोनों ओर वैद्युत विभव में अंतर। उपरोक्त दोनों घटक परस्पर मिलकर एक प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न करते हैं। प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न करते हैं। दोनों घटक परस्पर मिलकर एक प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न करते हैं। इस बल के
प्रोटॉन मोटिव बल के कारण, इस बल के कारण प्रोटॉन सांद्रता प्रवणता के अनुरूप, प्रोटॉन सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप भीतर प्रवेश करते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है बेटा, सांद्रता प्रवणता के अनुरूप भीतर प्रवेश करते हैं तथा एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट, एडीपी व अकार्बनिक फास्फेट, अकार्बनिक फास्फेट आपस में जुड़कर एटीपी अणुओं का निर्माण करते हैं। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में? एटीपीएज, एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलिए। इसी में पीटर मिशेल को केमी-ऑस्मोटिक सिद्धांत प्रतिपादित करने हेतु, वैज्ञानिक का नाम अपन ने प्रारंभ में क्या बोला था? पीटर मिशेल को केमी-ऑस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करने हेतु 1978 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बेटा एक बार आप ध्यानपूर्वक सुन लो कि देखिए, आपने दो प्रकार के बलों का जिक्र कर दिया, ठीक है ना। कौन कौन से घटक थे? दो मुख्य घटक। आपने बोला था कि झिल्ली के दोनों ओर एक वैद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। इस वैद्युत रासायनिक प्रोटॉन प्रवणता के दो मुख्य घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? एक तो झिल्ली के दोनों ओर पीएच में अंतर, और दूसरा झिल्ली के दोनों ओर वैद्युत विभव में अंतर। अब उससे आगे ये दोनों घटक हो गए बेटा। देखिए आगे, उपरोक्त दोनों घटक परस्पर मिलकर एक प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है ना। कैसा बल? प्रोटॉन मोटिव बल उत्पन्न करते हैं। इस बल के कारण प्रोटॉन यानी कि H+ आयन सांद्रता प्रवणता के अनुरूप भीतर प्रवेश करते हैं तथा एडीपी और अकार्बनिक फास्फेट एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में आपस में जुड़कर एटीपी का निर्माण करते हैं। हो गया बेटा। लास्ट में तो केवल आपको ये बोलना है कि पीटर मिशेल को केमी-ऑस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत करने हेतु 1978 में रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो बेटा एक बात आप ध्यानपूर्वक सुन लें कि जिस सिद्धांत के बारे में अभी हाल अपन ने पढ़ा है, ये
बोर्ड के एग्ज़ाम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोटे प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है कि केमी-ऑस्मोटिक सिद्धांत की व्याख्या किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी, तो आप उसमें आंसर क्या बोलेंगे? पीटर मिशेल। आपसे पूछा जा सकता है कि केमी-ऑस्मोटिक सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए 2 नंबर का, तो उस केस में आपको ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जो अभी मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे बताया है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगले प्रश्न पे आइए बेटा। छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से देखें। क्या प्रश्न है बेटा? कि रखा हुआ गन्ने का रस स्वाद रहित हो जाता है, क्यों? ठीक है बेटा, तो देखिए क्या प्रश्न लिख रहा हूं मैं। रखा हुआ गन्ने का रस स्वाद रहित हो जाता है, क्यों? तो बेटा वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, ये प्रश्न में दे रखा है गन्ने का रस। तो वैसे किसी भी फल का जूस हो, यदि वो रखा रहता है तो वो स्वाद रहित यानी कि खराब हो जाता है। एक्चुअल में उसमें अनॉक्सिकारी जीवाणु डेवलप हो जाते हैं और वो अनॉक्सिकारी जीवाणु ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एथिल एल्कोहल बना देते हैं। और बेटा एथिल एल्कोहल के बन जाने के कारण उस रखे हुए जूस का स्वाद बेकार हो जाता है, यानी कि वो स्वाद रहित हो जाता है। तो इस प्रश्न के आंसर में अपन को यही लिखना है। मैं बोल रहा हूँ बेटा, रखे हुए गन्ने के रस में अनॉक्सिकारी जीवाणु विकसित हो जाते हैं। अनॉक्सिकारी जीवाणु विकसित, बेटा जीवाणु वायवीय भी विकसित होते हैं, पर जो ये प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं ये अनॉक्सिकारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। अनॉक्सिकारी जीवाणु विकसित हो जाते हैं। ये जीवाणु गन्ने के रस में उपस्थित ग्लूकोज का, गन्ने के रस में उपस्थित ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण कर, क्या बोला बेटा मैंने? कि ये अनॉक्सिकारी जीवाणु गन्ने के रस में उपस्थित ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण कर एथिल एल्कोहल यानी कि सूत्र क्या है इसका? C2H5OH बना देते हैं। और बेटा ये तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैंने प्रश्न में गन्ने का जूस कहा है, इसलिए मैंने गन्ने का जूस बोला है। आप किसी भी फल के जूस में इस प्रक्रिया को देख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के बात केवल इतनी सी है कि रखे हुए जूस में विकसित हुए अनॉक्सिकारी जीवाणुओं के द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप एथिल अल्कोहल निर्मित होता है और एथिल अल्कोहल के बन जाने के कारण रखा हुआ फल का जूस स्वाद रहित हो जाता है। तो बेटा अब अपन स्टार्ट करते हैं ETS को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। ठीक है, तो मैं आपको फिलहाल ये बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की प्रक्रिया में 5 अलग अलग संकुल भाग लेते हैं। ठीक है, तो आज आपको इस प्रक्रिया, इस वीडियो के अंतर्गत उन 5 के 5 संकुलों के नाम बताए जा रहे हैं, क्योंकि जब कल अपन इस प्रक्रिया को पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो ये संकुल आपको याद हों। ये 5 नाम अत्यंत टिपिकल हैं। तो संकुल फर्स्ट, संकुल सेकंड, संकुल थर्ड, संकुल 4 एंड सबसे लास्ट में संकुल 5। अब इनके नाम सुन लीजिए। संकुल फर्स्ट का नाम होता है NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। क्या नाम बोला मैंने? NADH यूबिक्विनोन, NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, ये पूरा नाम हो गया। NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। अब आ गए अपन संकुल 2 के नाम पे। क्या नाम लिखोगे आप? सक्सीनेट, सक्सीनेट यूबिक्विनोन, सक्सीनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये संकुल प्रथम हो गया, ये संकुल द्वितीय हो गया। संकुल 3 पर आइए, साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C। B व साइटोक्रोम C। संकुल 4 का नाम साइटोक्रोम A एंड A3। साइटोक्रोम A व साइटोक्रोम A3। और संकुल 5 का नाम ATP सिंथेटेज। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लास्ट टॉपिक अपने इस पाठ के अंतर्गत शेष रह गया है, कौन सा? इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, यानी कि ETS। इस टॉपिक के अंतर्गत ETS में या ETS की प्रक्रिया में भाग लेने वाले 5 संकुल जो मैंने आपको बताए हैं, इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि जब अपन ETS पढ़ेंगे तो इनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप केवल संकुल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एवं 5 कहकर भी काम चला सकते हैं। एक बार इनके 5 के नाम आप सुन लें। संकुल फर्स्ट का नाम क्या है? NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। संकुल सेकंड का नाम क्या है? सक्सीनेट यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज। संकुल थर्ड का नाम क्या है? साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C। संकुल 4 का नाम क्या है? साइटोक्रोम A एवं साइटोक्रोम A3। एंड संकुल 5 का नाम क्या है? ATP सिंथेटेज। तो कल सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की प्रक्रिया का आरेख बना के बताएंगे, उसके बाद में इस पूरी प्रक्रिया को अपन लिखेंगे। धन्यवाद।
है।